गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो या कहें क्लास में आप जो विगत एग्जाम एनटीपीसी की हुई है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं। ओवरमैन माइनिंग सरदार के लिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सब्सिडरी का हो, वो आपको मिश्रा सर माइनिंग क्लास में हम लोग स्क्रीन शेयर करके उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझते हुए उसका आंसर देंगे विथ रेफरेंस के साथ और उसके डिटेल्स को जानेंगे। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो आइए मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन के सामने होगी। तो ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। एनटीपीसी ओवरमैन माइनिंग सरदार एग्जाम 21 जनवरी 2024। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन विथ रेफरेंस ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है फॉर क्लासेस डीजीएमएस एग्जाम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ओवरमैन माइनिंग सरदार, गेट एग्जाम, माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम और एनी अदर माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रही है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? जैप स्टैंड्स फॉर, मतलब जैप का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है जोनल एक्सीडेंट पॉइंट, बी कह रहा है जीरो एक्सीडेंट पॉइंट, सी कह रहा है जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो यहां पर आपके सामने जो जैप है, ZAP जैप, इस संबंध में जो फोर्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, चौथी जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो दिल्ली में आयोजित की गई थी 1978 में, तो वो आपको बताती है, जो मैं रेफरेंस के तौर पर आपके सामने दिया हूं, फोर्थ सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ माइन सेफ्टी वाज हेल्ड इन दिसंबर 1978 एट न्यू दिल्ली। ए माइनर consolation was the fact it was the first conference which had not been held just after a major disaster। ये पहला कॉन्फ्रेंस था जो कि मेजर डिजास्टर के बाद हेल्ड नहीं किया गया था, यानी इसके पहले 1 2 3 जो कॉन्फ्रेंस हुए थे सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, वो डिजास्टर के बाद हुए थे। द कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड द सजेशंस put forward by the police and the ILO expert on the following lines। तो ये जो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई थी, सजेशन दी गई थी ILO एक्सपर्ट्स के द्वारा, इंडियन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें पहली पॉइंट थी न्यू स्ट्रेटेजिक टू बी मैप्ड आउट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रीचिंग जैप जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल। तो यहीं से आपकी प्रश्न पूछी थी, इसका मतलब आप ऑप्शन सी जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल को टिक लगाते हुए आगे की बढ़िएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसमें ये प्रश्न पूरा कर लेने मात्र से आपकी तैयारी संपन्न नहीं होती है, पर आप इस प्रश्न से रिलेटेड, जैसे मैं आपके यहाँ रखा हूँ सेफ्टी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस NSC जिसको बोलते हैं, तो जितने अभी तक हुए हैं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, उनके की पॉइंट और की वर्ड को आप पढ़ते हुए उसको ध्यान में रख लीजिए। कोई भी उस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के किसी भी पॉइंट से आपका पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर दूसरी जो चौथी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी का दूसरा पॉइंट पूछ रहा है, ए ट्रेनिंग कॉलेज टू बी डेवलप टू ट्रेन अप द स्पेशलाइज्ड लाइक सर्वेयर, इंजीनियर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। तो एक पूछ सकता है आपसे कि कौन सा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये सजेस्ट किया गया था कि ट्रेनिंग कॉलेज को डेवलप किया जाए जहां पर स्पेशलिस्ट जो सर्वेयर, इंजीनियर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेन अप किया जा सके। तो ये प्रश्न पूछी जा सकती है। या द स्टेच्यूज टू बी मेड मोर रिगरस
identifying higher standard of safety and prescribing the minimum condition that are कंडक्टिव टू सेफ्टी। कहने मतलब कि आप एक एक पॉइंट को पढ़कर उसको समझ लेना है, जितने नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के पॉइंट हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। मैं अगर इसको स्लाइड शो की तहत बड़ा कर देता हूं तो ये बड़ा हो जाएगी और आपको और अच्छे से दिखाई देने लगेगी। देखिए दूसरी पॉइंट क्या कहती है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्लोप स्टेबिलिटी रेडार इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो स्लोप स्टेबिलिटी रेडार, जिसको SSR भी कहते हैं, वो ओपन कास्ट माइन में जब यूज की जाती है तो क्या चीज मेजर करती है। ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, बी रॉक स्ट्रेस, सी वाटर लेवल, डी रॉक डिस्प्लेसमेंट। तो SSR सबसे पहली बार रामपुर अगुछा राजस्थान और उस राजस्थान की माइंस में इसको अडॉप्ट की गई थी। जैसे इस पिक्चर में व्यू में दिखाई दे रहा है कि आगे सामने में बेंचेज बने हुए हैं और ये आपको SSR एस्टेब्लिश की गई है टायर माउंटेड पर। जिसकी कंपोनेंट की अगर बात करूं तो ये 2 एक्सिस माउंट रहती है, रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, कंप्यूटर मॉड्यूल रहती है, ये आपको ट्राइपॉड एडजस्टिंग लेग है जिससे लेवलिंग किया जाता है, डिस्प्ले एंड इंटरफेरेंस मॉड्यूल यहाँ पर लगी हुई है, डिस्प्ले होती रहेगी, रिमोट एरिया पावर सप्लाई, बैटरीज एंड डीजल जनरेटर इसमें लगी हुई है पूरी असेंबली के साथ। तो ये जो है आपको क्या मेजर करने के लिए करती है, रॉक का डिस्प्लेसमेंट मेजर करती है। अगर जो बेंच है वो डिस्प्लेस हो रही है तो कभी कभी 7 दिन पहले, कभी कभी 3 दिन पहले भी जो है आपको वार्निंग दे देती है। तो रॉक का डिस्प्लेसमेंट, आंसर डी को आप टिक लगाइएगा। अगर मैं छोटा करके इसके जो आंसर छिपी हुई है उसको अगर दिखा दूं तो ये आंसर डी है आपकी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न और मैं पढ़ता हूं, कर्सर के साथ मेरे अपने नज़र को मूव करिए। NTPC ओवरमैन की एग्जाम का तीसरा प्रश्न, रिपोर्ट ऑन माइनिंग इंजरी शैल बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर। तो जो रीजनल इंस्पेक्टर के पास हम लोग माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट है वो कब भेजते हैं, ये प्रश्न पूछी हुई है। ऑन वंस इन 3 मंथ, वंस इन ए मंथ, वंस इन ईयर, वंस इन 6 मंथ। तो माइनर इंजरी होती क्या है, इसके पहले भी मैं इसकी जो एक्सीडेंट होती है उसमें जो चोट लगती है उसको क्लासिफाई अलग अलग स्तर पर लेवल ऑफ इंजरी के आधार पर क्लासिफाई किया गया। जैसे कि माइनर इंजरी जिसमें कहा जाता है कि जब आपको 24 घंटा 24 आवर से अधिक देर के लिए अब्सेंट होना पड़ा तो उस इंजरी को हम माइनर कहते हैं, माइनर इंजरी। अब यहां पर हम लोग उसी को कहते हैं 72 आवर से जब आपको अधिक अब्सेंट होने के लिए मजबूर होना पड़ा हो तब उसको हम लोग जो है कहते हैं रिपोर्टेबल। ठीक इसी तरीके से जब आप लोग ये कहते हो क्या चीज, सीरियस बॉडली इंजरी, सीरियस बॉडली इंजरी में आपका कहते हैं कि कोई भी फिजिकल इनकैपेबिलिटी, परमानेंट फिजिकल इनकैपेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट फिजिकल इनकैपेबिलिटी। कोई भी स्थायी तौर पर आपको फिजिकल इनकैपेबिलिटी हो जाती है, या परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, देखने का या सुनने का, हियरिंग या विजिबिलिटी, साइट जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबिलिटी, या परमानेंट जो साइट है, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग और साइट। अब इसमें हम लोग एनी पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट का, एनी पार्ट ऑफ
any part of body of incapability या फिर हम लोग फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, जॉइंट ऑफ हैंड्स और फुट, जिसमें वन और मोर जॉइंट्स की बात की जाती है, वन और मोर जॉइंट्स की बात की जाती है। तो ये जो है सीरियस बॉडली इंजरी के अंतर्गत आता है, यानी कि जो घातक, जो हम लोग सीरियस बॉडली इंजरी कहते हैं, गंभीर शारीरिक चोट। तो उसके अलावा जो हम लोग फैटल की जब बात करते हैं, तो फैटल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वन और मोर पर्सन की जब डेथ हो जाती है, तब आप उसको जो है फैटल कहते हो। और जब हम लोग डिजास्टर की जब बात करते हैं, डिजास्टर की जब बात करते हैं, तो अगर 10 या उससे अधिक पर्सन डेथ कर गए हैं, तो वो जो है डिजास्टर की श्रेणी में आती है। तो ये एक्सीडेंट का जो क्लासिफिकेशन है, जिसकी पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं। तो यहाँ पर जो माइनर इंजरी, जिसको आप कहे हो कि 24 घंटे से कम समय के लिए, अधिक समय के लिए आपका अगर अनुपस्थिति होने पर मजबूर हुए हो, तो वो जो है माइनर इंजरी कहलाती है, जिसकी रिपोर्ट रीजनल इंस्पेक्टर को आप जब रिकॉर्ड करते हो अपने रजिस्टर में, तो वो रजिस्टर कौन सी होनी चाहिए, तो वो फॉर्म के होनी चाहिए, जो आपको रेफरेंस के तौर पर दिखाई दे रही होगी। तो वो जो रजिस्टर होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, फॉर्म के में। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म के का दिखा रहा हूँ, जो कि आपको दिख रही होगी फॉर्म के। तो ये फॉर्म के में रूल 76 का 2 रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट दिया हुआ है, जिसमें क्वार्टर एंडिंग ऑन, क्वार्टर के एंडिंग में ही देने की बात कही गई है। तो आप वंस इन 3 मंथ टिक लगाओगे, और साथ ही नेम ऑफ माइन देते हुए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऑनर, माइंड वर्कड। आपको रूल नंबर भी याद रखना है, क्योंकि एसीसीएल के एग्ज़ाम में 7 से 10 क्वेश्चंस जो कल हुए हैं उसको पूछा हुआ है, रेगुलेशन नंबर। तो रेगुलेशन नंबर, रूल नंबर भी ध्यान में रखते जाना है पढ़ते पढ़ते। तो ये 76 का 2 नंबर आपको दिखाई दे रही है। जैसे सीरियल नंबर में आपको देना है, डेट ऑफ एंट्री देना है, कौन किस डेट में एक्सीडेंट हुई है, डेट ऑफ एक्सीडेंट बताना है, टाइम ऑफ एक्सीडेंट भी बताना है, क्लासिफिकेशन में बाय प्लेस ऑफ एक्सीडेंट बताना है, बाय किस कारण से हुई है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केस ऑफ एक्सीडेंट बतानी है, नेम ऑफ इंजर्ड पर वर्कर बताना, नाम बताना है, सीरियल फ्रॉम रजिस्टर इन फॉर्म बी में, रजिस्टर में क्या उसका सीरियल नंबर है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी थी, नेचर ऑफ इंजरी क्या था, पार्ट ऑफ द बॉडी इंजर्ड देना है, डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंजर्ड पर्सन टू वर्क, किस डेट में वो व्यक्ति काम पर वापस आ रहा है, इनिशियल ऑफ अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, कौन डॉक्टर जो है उसको अटेंड किया था, उसकी रिमार्क्स देनी है। उसके साथ ही इंट्रोडक्शन में कॉलम 5 जो बताई जा रही है, यानी कॉलम 5 यानी कि प्लेस ऑफ एक्सीडेंट की, तो उसके बारे में कहता है कि सीरियल नंबर फ्रॉम रजिस्टर इन फॉर्म बी, ये तो देख ही लिए हम लोग। नेचर ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये जो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि स्पेसिफाई एज इंडिकेटेड इन एनेक्सर 1 फॉर टू फॉर्म जे, फॉर्म जे में जो है वो बतानी रहती है कॉलम 5 की प्लेस ऑफ एक्सीडेंट बतानी रहती है। कॉलम 6 स्पेसिफाई एज इंडिकेटेड इन एनेक्सर टू फॉर्म जे में बतानी रहती है। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कमटेंसेस अटेंडिंग द एक्सीडेंट, स्पेसिफाई वेदर सिंपल वुंड, लेसरेशन, एब्रेशन ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर का वो नेचर बतानी है। इन केस ऑफ इंजरी प्रूफ्स रिपोर्टेबल, सीरियस और फैटल, और वेयर इंजर्ड पर्सन प्रोसीड्स ऑन लीव और लीव्स हिज एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलर
शुड बी इंटर्ड इन दिस कॉलम, इस कॉलम में जो है इंटर्ड करनी है। सबमिटेड टू GSR 316 डेटेड 24/6/1986, तो ये जनरल स्टैट्यूटरी रूल 316 के तहत सबमिट भी की गई थी। तो आपने देखा कि फॉर्म के में 3 महीने में आपको माइनर इंजरी की रिपोर्ट को भेजनी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूड्स, जब एक्सीडेंट कोई भी किसी भी प्रकार का होता है तो जो लॉसेस होती है उसी लॉसेस को काउंट किया गया है, जिसको हम लोग डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस के तौर पर देखते हैं। डायरेक्ट लॉस के अंतर्गत बहुत सारे एक्सीडेंट या लॉसेस को कंसिडर किया गया है, और जो इनडायरेक्ट लॉस होती है उसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। तो आपको डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस ऑफ एक्सीडेंट ध्यान में रखनी है। जैसे कि डायरेक्ट लॉस में यहाँ पर बात करें, डायरेक्ट लॉस ऑफ एक्सीडेंट, डायरेक्ट ये हो गया लॉस ऑफ एक्सीडेंट, और इस तरफ जो है आप ये बना लेते हैं इनडायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस। तो इसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस के जो एक्सीडेंट है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे डायरेक्ट लॉस में अक्सर कोई एक्सीडेंट होती है तो आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट देनी पड़ती है, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट देनी पड़ती है। दूसरा आपका जो प्रोडक्शन लॉस होती है, इसी तरह से जब इनडायरेक्ट लॉस की बात करते हैं तो इसमें आपको जो अब्सेंटिज्म जो होती है, वो व्यक्ति जिसको चोट लगा है वो जो है आपको अब्सेंट होगा। साथ ही जो है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब कि जो विश्वास में कमी आ गई, कि काम करने में एक भय सा बन जाता है कि हम उस जगह पर काम करेंगे कि नहीं। तो इस टाइप की जो लॉसेस होती है वो इनडायरेक्ट लॉस में आती है। तो इसी से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है एक्सीडेंट को। आप उसको उसमें से देखिए कि जो पूछा हुआ है प्रश्न, रिपोर्ट ऑन माइनर इंजरी शैल बी, ये तो देख चुके थे। चौथा नंबर, कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इंक्लूड्स, जो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट है उसमें शामिल किया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी और जो एम्प्लॉयर जो लगाते हैं, मालिक जिसको कह सकते हैं, तो वो दोनों की जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस होते हैं। लॉस इन प्रोडक्शन रेवेन्यू ओनली, तो प्रोडक्शन रेवेन्यू का जो लॉस होता है वो केवल, या रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट में जो कमी होती है, चेंज ऑफ एडिशनल रॉयल्टी, जो एडिशनल रॉयल्टी चेंज होती है उस संबंध में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही राइट दिख रही है आपको, राइट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। तो आप इसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रोडक्टिविटी ऑफ डंपर डिपेंड ऑन, तो डंपर आपके सामने दिखाई दे रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है, प्रश्न पूछ रहा है। ए नंबर, रोड प्रोफाइल यानी कि जो हॉल रोड होती है वो किस नेचर की है, किस प्रकार की है। तो डिपेंड तो करती है। मोबिलिटी ऑफ डंपर की मोबिलिटी क्या होती है उस पर भी डिपेंड करती है। ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर, जो डंपर ऑपरेटर होते हैं उनका ट्रेनिंग सही तरीके से देकर उनको स्किल्ड बनाया गया है, तो फिर प्रोडक्शन स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ऑल ऑफ दी एबव को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। 6 नंबर कह रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉवेल डिपेंड ऑन, उसी तरह से जो सॉवेल आपके सामने दिखाई दे रही है इसके कंपोनेंट्स हैं, ध्यान में रख लीजिएगा कौन सा कंपोनेंट किसको क्या कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है, जैसे स्टिक ए वाली पोर्शन को कहते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसके कंपोनेंट जो होती है वो मानव शरीर के लगभग इक्वल जो है बनाई गई है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉवेल डिपेंड्स ऑन, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉवेल किस पर निर्भर करती है, तो ए नंबर वर्क साइकिल, बी नंबर टाइप ऑफ मटेरियल, सी नंबर ऑपरेटर स्किल्स, और डी नंबर ऑल ऑफ दी अबव। तो सॉवेल की जो प्रोडक्टिविटी है वो वर्क साइकिल, यानी कि एक बार जो उठाती है बकेट में मटेरियल, उसको
उठाने से लेकर के फिर से दोबारा उठाने के बीच में जो उसकी साइकिल होती है उसी को हम लोग वर्क साइकिल कहते हैं। और फिर दूसरी में दी हुई है टाइप ऑफ मटेरियल का प्रकार क्या, अगर बोल्डर का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा बड़ा बोल्डर उठा रही है, तो उस केस में उसका जो टाइमिंग होगा उठाने का वो आपको टाइम लॉस होगी। तो वो मटेरियल का टाइप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑपरेटर्स स्किल, अगर निपुण ऑपरेटर है तो उस केस में वो बहुत कम समय में आपको लोड कर देगा डंपर। और अगर नया है तो स्किलनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव को टिक लगाइएगा, आंसर डी को। साथ ही जो मैं बताया हूँ पहले की भी वीडियो में कि आपकी जो शॉवेल होती है उसका जो कंपोनेंट आप याद करते हो, तो जैसे ये आपके सामने क्या दिखाई दे रही है, फिंगर दिखाई दे रही है। तो फिंगर को आप शॉवेल की टीथ, दांत देख सकते हैं। उसी तरह से कोई आप मटेरियल, कोई भी आप चावल चीनी उठाते हो तो अपने हाथों के हथेली में आती है वही चावल चीनी, तो वो आपकी क्या है, ये बकेट हो गई। बकेट के बाद ये वाली जो पोर्शन है जिसको हम लोग आर्म कहते हैं या फोर आर्म कहते हैं, तो ये फोर आर्म जिसको आप स्टिक कहते हो, और ये वाली पोर्शन जो होती है ये बूम होती है। तो ये पूरे मिलकर के जनरली वैसे बूम बोला जाता है। और इसी को हम लोग जो है पहुंचाते हैं क्या चीज, डिगिंग हाइट बोलते हैं। तो ये आपकी बूम हो गई। उसके साथ ये वाला पोर्शन जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का बॉडी, उसको बॉडी बोलते हो। और ये वाला पोर्शन जो होती है वो कंट्रोल्स होता है जिसको आप केबिन कहते हो। और यहीं से आप आदेश देते हो किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को एक्शन में लाने के लिए, या फिर केबिन के अंदर ही शॉवेल जो है लिवर्स को दाएं बाएं आगे पीछे मूव करके बहुत सारा वर्क कराता है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है और जो हमारे कमर के नीचे की पोर्शन होती है जिस पर हम लोग चलते हैं या बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो उसकी शॉवेल की होती है वो क्राउलर माउंटेड होती है, क्राउलर पर चलती है, चेन पर चलती है। तो ये इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। और लेकिन हमारे सामने पूछा हुआ है जो प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में वो पूछी हुई है, प्रोडक्टिविटी ऑफ शॉवेल डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर सभी बातों पर डिपेंड करेगी। आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करे, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइजी एंड डस्टी इन्वायरमेंट इन ए माइन विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी अमाउंट्स टू। अगर माइंस में टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, नॉइजी है, शोरगुल के साथ है, धूल भरा वातावरण है, तो ये माइन विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी अमाउंट टू, तो ये जो सुरक्षा का जो स्तर है वो उसके लिए जो हम लोग कहेंगे वो क्या कहेंगे, ए नंबर उसका अमाउंट टू किसके लिए, बैड इन्वायरमेंट फॉर वर्क के लिए बैड इन्वायरमेंट है, स्ट्रेस्ड वर्किंग कंडीशन तनाव युक्त है, अनसेफ कंडीशन वो जो कंडीशन है काम करने या वो सेफ्टी अमाउंट टू अनसेफ कंडीशन है, डी नंबर है बैड विजन। तो यहाँ पर अनसेफ कंडीशन ही आंसर होगी, जिस संबंध में नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में इसको सजेस्ट किया गया, डीजीएम सर्कुलर में इसको एक्सेप्ट किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइजी और डस्टी इन्वायरमेंट रहती है, तो वो अनसेफ कंडीशन कहलाती है। तो आंसर सी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपर शॉवेल क्राउडिंग मीन्स। जब डिपर शॉवेल की बात करते हैं तो वो क्राउडिंग का तात्पर्य क्या होता है, तो रेजिंग बकेट टू डंपर हाइट, यानी बकेट को आपको डंपर हाइट तक उठाने की बात कहा जा रहा है, उसको क्राउडिंग कहते हैं क्या। मूविंग द बकेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की ओर पीछे की ओर जो बकेट को मूव करते हैं उसी को क्राउडिंग कहते हैं क्या। स्विंगिंग द बकेट राउंड, बकेट को राउंड में गोल गोल घुमाना ही, स्विंगिंग करना ही कहलाता है क्या, क्राउडिंग। मूविंग द शॉवेल वन प्लेस टू अदर, शॉवेल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो मार्च करते हैं उसको कहते हैं क्या, तो क्राउडिंग। क्राउडिंग का जो काम करते हैं ओपन कास्ट माइंस में वो इस चीज़ को समझते हैं कि बकेट को आगे की ओर या पीछे की ओर लाना ही जो प्रोसेस कहलाता है वो क्राउडिंग कहलाती है। तो आंसर बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट विथ इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम इन ए ट्रक। जो ब्रेकिंग सिस्टम है रिटार्डर ब्रेक, उसमें इनमें से कौन सी जो है
असत्य कथन है। तो जो आपको ब्रेक, जो मैं इसके पहले भी जो आपकी मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसमें अपलोड कर चुका हूं कि जो टाइप ऑफ ब्रेक होते हैं जो डंपर में लगे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से हाईलाइट दे देना चाहता हूँ कि जो ब्रेक होते हैं वो पहला जो होती है वो सर्विस ब्रेक होती है, दूसरा जो होती है वो रिटार्डर ब्रेक होती है, तीसरा जो होती है वो पार्किंग ब्रेक होती है, चौथा जो होती है इमरजेंसी ब्रेक होती है, पार्किंग ब्रेक, डंप ब्रेक जिसको हम लोग बोलते हैं, इमरजेंसी ब्रेक होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है रिटार्डर ब्रेक का। तो सर्विस ब्रेक का काम आप जानिए। पहला ये कि सर्विस ब्रेक जब भी आपको वाहन को, मोटरसाइकिल हो, कार हो या डंपर हो, स्लो करनी रहती है या रोकना रहता है तब आप जो जिस ब्रेक का इस्तेमाल करते हो उसको आप सर्विस ब्रेक कहते हो। दूसरी चीज जो रिटार्डर ब्रेक है, जब आप ढाल पर लोड लेकर के नीचे उतरते हो या आपकी जो वाहन है वो एम्प्टी ही है, खाली ही है, और आप जब ढाल पर नीचे की ओर उतरते हो तो बरसात के मौसम में या फिर जो रोड गीली रहती है तो उस दौरान ब्रेक लगाने के बाद भी, सर्विस ब्रेक लगाने के बाद भी आपकी वाहन जो है रुक नहीं पाती और स्कीड कर जाती है। तो उस समय अगर नीचे दाएं बाएं खाई है तो मन में भय बन जाता है, एक्सीडेंट होने का डर बन जाता है। तो उस केस में सर्विस ब्रेक अगर से नहीं रुक रही है तो आप ढाल पर रिटार्डर ब्रेक को अप्लाई करके उसको रोकने का काम करते हो। तो ये रिटार्डर ब्रेक ढाल पर बारिश के दिनों में अप्लाई करने के, जो कि लाइट एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए 3 से 4 सेकंड ही अप्लाई की जाती है और उसका आरपीएम को वो कम कर देता है। तो ये रिटार्डर ब्रेक का होगा। बाकी पार्किंग ब्रेक, जब भी आप गाड़ी को पार्क करते हो तो पार्किंग ब्रेक अडॉप्ट करते हो, और डंप जब करते हो तो उस समय डंप ब्रेक का इस्तेमाल करते हो। इमरजेंसी ब्रेक, जब सर्विस ब्रेक फेल हो जाती है चलते चलते तो उस दौरान जब आप ब्रेक इस्तेमाल करते हो तो इमरजेंसी ब्रेक कहलाती है। बाकी डीजीएम सर्कुलर में जो सर्विस ब्रेक की जांच की बात की गई है उसके लिए आपको याद रखना है कि जो सर्विस ब्रेक है वो आपको 1400 आरपीएम पर चेक करनी है, और रिटार्डर ब्रेक जो है वो आपको 1300 आरपीएम पर चेक करनी है। डंप पार्किंग ब्रेक जो है वो 1200 आरपीएम पर चेक करनी है, और जो आपकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग की बात जब करते हैं तो ये 1000 आरपीएम पर आपको चेक करनी है। तो ये इससे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में, वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप ये जान चुके हैं कि रिटार्डर ब्रेक का काम ढाल वाले रास्ते पर स्लिपरी रोडवे में जब सर्विस ब्रेक काम नहीं करती है तब आप रिटार्डर ब्रेक का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर जो ग नंबर या सी नंबर में डाउनग्रेड यात्रा करते समय गति नियंत्रण का पसंदीदा साधन है। तो इस तरह से आप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको इस्तेमाल करते हो स्लिपरी रोडवे में। 10 नंबर क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन इज ए टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग किस चीज़ का डिजाइनिंग करने में सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं? बेंच का, हॉल रोड का, डंप का, उपरोक्त में से कोई नहीं का। तो सुपर एलिवेशन, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और साथ ही जो आपको अपनी मेमोरी में जो क्वेश्चंस है या एससीसीएल के एग्जामिनेशन का, मैं जैसे ही एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो उसके बाद जो है एससीसीएल के क्वेश्चंस कलेक्ट हो रहे हैं, और आप जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देंगे तो उसके आंसर मैं अगले या उसके आगे के वीडियो में डालूंगा। तो मैं यहीं पर विराम करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो होगी वो उसको आप लाइक किए होंगे, लाइक करते हैं के साथ अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।